भारत के आम बजट पर देशवासियों की पैनी नजर होती है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट जसवंत पाठक। आज एक बेहतरीन लेक्चर होने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आम लोगों की भी इस पर बहुत दिनों से एक कह सकते हैं उम्मीदें बनी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट पेश किया है जो कि बीजेपी गवर्नमेंट का ये अंतरिम बजट है। साल 2024 में चुनाव होने वाला है। इसके बाद में वक्त तय करेगा कि उस साल का बजट कौन लेके आएगा संसद में। तो आइए जानते हैं इस बजट में क्या कुछ खास बातें रही हैं, बेरोजगारी के ऊपर क्या चीजें किस तरह की बातें हुई हैं, किसानों के लेके क्या बातें हुई हैं, एमएसएमई सेक्टर को लेके, महिलाओं को लेके, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बजट शब्द के बारे में। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द जो है आता है। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको पीपीटी की तरफ। सबसे पहला जो हमारा थंबनेल है उसमें लिखा है लोक लुभावन या विकास को रफ्तार देने वाला होगा बजट। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, लगाना चाहिए था हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ खास है इस बजट में। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी को लेके बातें हुई हैं या फिर किसान को लेके, एमएसएमई सेक्टर, महिलाओं को लेके, मनरेगा और मेडिकल सेक्टर पे क्या कुछ खास रहा है इस बजट में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है, जहां बजट शब्द का प्रयोग न करके इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। बजट केवल एक सीमित अवधि के लिए होता है, सामान्यतः 1 वर्ष हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि भारत में बजट प्रचलन में उसकी जो जड़ें हैं वो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में 18वीं सेंचुरी में वार्षिक बजट प्रचलन में आया था। 1733 में प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपेल ने अपनी वित्तीय घोषणा में पहली बार बजट शब्द का जिक्र किया था। इस दौर में ब्रिटेन आर्थिक संकट से गुजर रहा था। ऐसी अफवाह थी कि वॉलपोल विभिन्न उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगा सकते हैं। ब्रिटेन में आयात शुल्क को पसंद नहीं किया जाता था और यह माना जाता था कि ये लोगों की जिंदगी और संपत्ति पर नौकरशाहों का प्रभुत्व स्थापित करेगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं लेके आपको कि बजट जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला तो पारंपरिक बजट, निष्पादन बजट, परिणामोन्मुखी बजट, शून्य आधारित बजट, लैंगिक बजट और निष्पादन बजट। विशेष तौर से 4 तरह का हम लोग बजट देखते हैं जिनमें जिन जिन सेक्टर्स पे बात होती है वो आगे आपको डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बॉगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया, इसे बजट शब्द बना। यानी जो भारत के लोग थे वो उन्होंने क्या कर दिया, इसको तोड़ मरोड़ के इसको बजट सीधा सीधा जो है इसको कहना इन्होंने शुरू कर दिया। अब ये लोग इसको बजट, आम भाषा में बजट शब्द, जैसे हम लोग घर में देखते हैं कि बजट क्या होता है। बजट एक तरह से गुल्लक कह सकते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो आय है और व्यय, इसके बाद में जो बचता है वो हमारे बजट में आता है। यानी उससे हमारे पूरे घर का साल भर का जो खर्च होता है वो चलता है। और इस बजट को एक मम्मी या पापा में से जो सुप्रीम होता है उस घर में वही पेश करता है, वही इसको निर्धारित करता है कि किस सेक्टर में यानी किस जगह पे कितना खर्च किया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए आम जिंदगी में स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग भी सब्जी कितने की आनी है, पढ़ाई में कितना खर्च करना है, डेली हमारे जो है डेली हमारे रूटीन में कितना जाना है, तो ये सभी पहले से लोग सेट करके चलते हैं। तो ये भी एक बजट के रूप में भी देखने को मिलता है। प्रथम बजट जो था वो 1860 में 7 अप्रैल को पेश किया गया। उस समय ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन हुआ करते थे, उन्होंने पेश किया था। इसके बाद बजट का समय बदला। 1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। इसके पीछे का कारण रात भर जागकर वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारियों को आराम देना था। 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे पेश किया था। तो ये कुछ फैक्ट है। देखिए ये इन्होंने जो है एक थैला ले रखा है। पहले जो बजट होता था
हम सभी जानते हैं कि पहले जो बजट होता था वो संसद में ना बनकर वो दूसरे राज्यों में जाता था और जो है वहां पर बनता था, लेकिन अब क्या है वो संसद के अंदर ही बनता है। एक रूम होता है जिसमें सारे लोग बैठ के और उसको जो है प्रिपेयर करते हैं। उसका रीजन ये था कि सिक्योरिटी बनी रहे, जिससे इस बजट को लीक ना किया जा सके, यानी कोई इसको चुरा ना सके। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखकर जो है बजट जो है वो संसद में ही जो है बनाया जाने लगा, उसका लेखा जोखा किया जाने लगा। चलिए आगे चलते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट। सबसे पहले अगर गणतंत्र भारत का, पहले मैं स्वतंत्र भारत का देखूंगा। स्वतंत्र भारत का जो बजट था, पहला बजट, वो वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीनों को शामिल किया गया। साल 2017 तक रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 में रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर लिया गया। अब सिर्फ एक बजट ही पेश किया जाता है जिसको हम लोग आम बजट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आपका आता है गणतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र भारत यानी अभी हम स्वतंत्र भारत जान रहे थे जिसमें हमारा संविधान नहीं बना था। जिस दिन संविधान हमारा लागू हो गया उसी दिन से गणतंत्र यानी रिपब्लिक हमारे देश को कहा जाने लगा। और जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला जो बजट था वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था। फिर इसके बाद में सी.डी. देशमुख वित्त मंत्री के होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। उन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया। 1955 टू 1956 से बजट कागज हिंदी में भी तैयार किए जाने लगे थे। इतना क्लियर हो? ये सारे फैक्ट हैं, आप सभी को जानना अनिवार्य है। अब अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं उसका पूरा ब्लूप्रिंट होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी AFS कहा जाता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी एक नोडल निकाय है। अब जानते हैं कि आज के इस बजट में क्या कुछ खास बातें रही, किस किस बातों पर चर्चा हुई, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। हमने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में उभरती अर्थव्यवस्था बन रही है, ऐसा निर्मला सीतारमण ने कहा है। 2023-24 में आर्थिक विकास की जो दर होगी वो 6.5% होगी। तो हम सभी लोग लेके चलते हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले जो इन्होंने कहा है कि 2023-24 में जो आर्थिक विकास की दर होगी वो 6.5% होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने कोविड में अंत्योदय योजना, यानी ये पहले जो है ये बता रहे हैं कि किस किस सेक्टर में मैंने काम किया है, किस किस सेक्टर में मैंने काम किया है, उसको ये रूबरू करा रहे हैं पहले। इसके बाद में जो आज की डेट में इन्होंने जो अनाउंस किया है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पहले ये देखते हैं कि इन्होंने किस किस सेक्टर में काम किया है पिछले बजट के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कोविड में अंत्योदय योजना मैंने शुरुआत करी है। ठीक है, अंत्योदय योजना जिसमें मुफ्त राशन सभी लोगों को मिला है, मुफ्त राशन सबको प्रोवाइड कराया गया है। उसके बाद में तीसरी बात इन्होंने कही है कि 80 करोड़ लोग, लगभग 80 करोड़ लोग जो है इससे लाभान्वित हुए हैं, यानी अंत्योदय योजना से 80 करोड़ लोग लगभग लाभान्वित हुए हैं। इसके बाद में इन्होंने 9.6 करोड़ जो है उज्ज्वला योजना की बात कही है कि उज्ज्वला योजना से जो है 9.6 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। हम सभी जानते हैं उज्ज्वला योजना जो कि गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, गैस पहुंचाने तक। फिर आगे हम चलते हैं। 12.6 लाख करोड़, इन्होंने कहा है कि 12.6 लाख करोड़ 12.6 लाख करोड़ लोगों ने यूपीआई
पेमेंट सिस्टम यूज किया है। यानी इन्होंने कहा है कि हम डिजिटलाइजेशन की भी तरफ हमने जो है अपने आप को मूव किया है। फिर इसके बाद में कहा है इन्होंने कि 11.7 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिला है, टॉयलेट बांटा गया है, जो कि स्वच्छता मिशन के तहत जो है ये कार्यक्रम इन्होंने किया है। 11.7 करोड़, ये पिछला जो है ये खाका प्रस्तुत कर रहे थे, ये मैं नहीं, ये निर्मला सीतारमण बता रही थी, यानी पिछला उन्होंने क्या क्या काम किया है। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि 102 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, यानी वैक्सीनेशन हुआ है, 102 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि 44.6 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस मिला है, ठीक है, 44.6 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस मिला है। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि 11.4 करोड़ लोगों को जिसमें किसान हैं उनको सम्मान निधि दी गई है। किसान सम्मान निधि हम सभी जानते हैं किसानों को मिलती है एवरी 3rd मंथ या 6th मंथ पर लगभग 2000 रुपीज आता है, 6 मंथ पे 2000 रुपीज आता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने कहा है कि अब ये बात कर रहे हैं आने वाले, यानी इस बजट में इन्होंने क्या कहा है, यानी जो हमारा आज का बजट है, आज का बजट जो है इसमें इन्होंने क्या कहा है, आज का जो बजट है इसमें इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत, बस सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हम आने वाले बजट में जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स मतलब हम लोग जैसे ज्वार, बाजरा, ठीक है, और इसके बाद में जितने मोटे अनाज है, मिलेट्स में होता है जितने मोटे अनाज है, उन पर इन्होंने कहा है कि हम बहुत सारे कार्यक्रम चलाएंगे और एक योजना ये लेके आ रहे हैं, श्री अन्न योजना लेके आ रहे हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रामदाना, रागी, कुट्टू, कोरो और चीना, ये अलग अलग तरह के जो है ये खाद्यान्न जो मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इसके लिए हम इंडियन इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट अन्ना रिसर्च, इस पर बढ़ावा देंगे, ये हैदराबाद में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट अन्ना रिसर्च जो कि हैदराबाद में है, इसको बढ़ावा देंगे, जो कि मिलेट्स के उत्पादन में किसानों की सहायता करेगा, मिलेट्स के उत्पादन में किसानों की सहायता करेगा। धीरे धीरे आप सभी लोग बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, आगे जानेंगे कि वैकेंसी कितनी किसकी आ रही है और सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आगे इन्होंने कहा कि पीएम कौशल विश्वकर्मा योजना शुरू होगी, प्रधानमंत्री कौशल विश्वकर्मा योजना, ये किस लिए ये शुरू कर रहे हैं, मतलब इस बजट में इन्होंने कुछ पैसे जो है आवंटित किए हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जो कारीगर हैं, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं या पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, जो कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके थ्रू हम विश्वकर्मा योजना के थ्रू कारीगरों को जो है लोन वगैरह प्रोवाइड कराएंगे और उनसे जो है उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि ताकि वो और ज्यादा इसमें अपने काम जो है करें। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है दूसरा अगला सेक्टर है कि 157 नर्सिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी जो मेडिकल लाइन है उसमें लगभग 157 नर्सिंग सेंटर बनेंगे। इससे जो है थोड़ा सा रोजगार की जो है कह सकते हैं कि रोजगार सृजित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। 157 नर्सिंग सेंटर की स्थापना होगी। फिर इसके बाद में इसमें इन्होंने कहा है कि जिसके लिए जो है
इसके लिए 157 नर्सिंग सेंटर के लिए 6000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि बच्चों के लिए, बच्चों और युवाओं के लिए, बच्चों और युवाओं के लिए ये नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे ये। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग जान लो कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 2047 तक स्किल्स सेल एनीमिया, ये एक कह सकते हैं डिजीज है, स्किल सेल्स एनीमिया। 2047 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है इस आम बजट में। ठीक है, चलो आगे। अब इन्होंने एक और पॉइंट कहा है कि गरीबों को जो अंत्योदय योजना के तहत राशन मिल रहा है उसकी अवधि अभी 1 साल तक बढ़ा दी जाएगी। यानी 1 साल तक अभी और मिलेगा जब तक मोदी सरकार का चुनाव नहीं हो जाता। 1 साल तक कहा है इन्होंने। ठीक है, चलो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है इन्होंने 9.6 करोड़ घरों में, 9.6 करोड़ घरों के लिए इन्होंने एलपीजी बांटने की बात कही है। ठीक है, यानी जो गैस है वो देंगे 9.6 करोड़ लोगों को। ठीक है, फिर आगे आईसीएमआर लैब ये स्थापित करेंगे जो कि कृषि रिसर्च सेंटर के लिए होगा। कृषि रिसर्च सेंटर के लिए होगा आईसीएमआर लैब, जो कि कृषि रिसर्च सेंटर के लिए होगा। अगला पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो अगले 3 साल में केंद्र सरकार की ओर से, अगले 3 साल में केंद्र सरकार की ओर से 8000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये 8000 शिक्षक कहां जाएंगे? जो कि आदिवासी जो समुदाय है, आदिवासी जहां पर ज्यादा है, यानी ट्राइब जो है वहां पर ये लोग कार्यरत होंगे, जो 8000 शिक्षक हैं। ठीक है, अब आगे चले हम लोग। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि एकलव्य स्कूलों के लिए, एकलव्य स्कूलों में इन्होंने कहा है कि लगभग 38,800 शिक्षकों की जो है व्यवस्था की जाएगी, यानी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो कह सकते हैं कि जो इस सेक्टर में यानी शिक्षकों की नियुक्ति वाले जो है रोजगार में हम लोगों को थोड़ा सा जो है राहत मिल रही है। राहत नहीं कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 38,800 फिर भी जो है थोड़ा बहुत है, उसका आप सभी लोग लाभ उठाइए। इससे ज्यादा निर्मला सीतारमण जी से उम्मीद मत करिए, क्योंकि इन्होंने कहा है, इन्होंने तो पिछली बार यही कहा था ना कि अगर जो चीज हम नहीं यूज करते हैं, जैसे वो प्याज नहीं खाती तो प्याज महंगी हो जाएगी, उनको टीचर नहीं बनना तो टीचर की वैकेंसी क्यों आएगी। तो ज्यादा उम्मीद मत करिए आप लोग इस बजट से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया। अब इन्होंने कहा है कि सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कर्नाटक में अपभद्र प्रोजेक्ट, सूखा जो है प्रभावित क्षेत्रों में, सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं जैसे कि कर्नाटका में, सिर्फ कर्नाटका के लिए है सूखा प्रभावित क्षेत्र, कर्नाटका के लिए ये अपभद्र योजना की शुरुआत करेंगे। अपभद्र योजना की शुरुआत करेंगे जिससे जो किसान है वो अपनी सिंचाई आसानी से कर पाए। ठीक है, और इसके लिए 5300 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 5300 करोड़ का निवेश करेंगे। सभी लोग जान लो भैया, कर्नाटक केरल में इतना काम क्यों होता है? क्योंकि वहां के लोग शिक्षित हैं, वहां तक योजनाएं पहुंचना तो स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि आपके जो है
उत्तर प्रदेश में या बिहार में समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ शिक्षा जो एजुकेशन है बहुत लीस्ट है, बहुत कम है, इसलिए लोग अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही रूप से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अब देखिए 5300 करोड़ रुपए, ये कम नहीं है, 5300 करोड़ रुपए कर्नाटक के अपभद्र योजना के थ्रू जो है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इसको लगाया जाएगा। ठीक है, अब आगे ले चलते हैं आपको, यानी पीएम आवास जो प्रधानमंत्री आवास है, इसके तहत कॉलोनी वगैरह भी आ जाएंगी और जो आपके शहरों में लोगों को आवास मिल रहे हैं इसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। 79,000 करोड़, 79,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी आवास जिसको अभी नहीं मिल पाया है उसके लिए भी एक अच्छा चांस है। ठीक है, अब आगे करेंगे पूंजीगत निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पूंजीगत निवेश के लिए इन्होंने क्या किया है, 10 लाख करोड़ जो है 10 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। पूंजीगत निवेश के लिए 10 लाख करोड़ ये इन्वेस्ट करेंगे, जो कि कुल जीडीपी का जो है 3.3% होगा। ठीक है, चलो आगे ले चलते हैं आपको। अगला पॉइंट है आपका 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़ ये रेलवे के लिए देंगे। ठीक है, रेलवे सेक्टर को 2.4 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रेलवे सेवाएं जो है और ज्यादा मजबूती पकड़े और इनमें जो है जो हमारी कोरोना के बाद में जो महंगा हुआ है, टिकट वगैरह महंगा हुआ है, ये थोड़ा इनमें कमी आएगी और जो यात्री हैं उनको असुविधा नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए खाने वाने की भी व्यवस्था अच्छी की जाएगी। आगे चलते हैं, युवाओं के लिए लोन एवं ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। युवाओं के लिए इन्होंने क्या है, युवाओं के लिए लोन एवं ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, जिसमें अग्निवीर सेक्टर को इन्होंने इंक्लूड किया है, अग्निवीर सेक्टर को इंक्लूड किया है। ठीक है, युवाओं के लिए लोन एवं ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, यानी ऐसे युवा जो रोजगार नहीं करना चाहते, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो नौकरी में नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन की व्यवस्था होगी। और ऐसे युवाओं को जो सरकारी नौकरियों या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आगे ले चलते हैं आपको। कृषि क्षेत्र को 20 लाख करोड़ का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की बात इसमें की जा रही है कि कृषि को 20 लाख करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है भैया, यानी कृषि को 20 लाख करोड़ जो है कर्ज दिया जाएगा, यानी एक को नहीं, जिसमें सभी किसान जो है, सभी भारत के सभी किसान इंक्लूड होंगे और कर्ज देके उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाया जाएगा, जिससे सबकी जो कह सकते हैं कि रोजगार जो है सृजन होगा कृषि सेक्टर में। और रोजगार सृजन होने से कृषि में अच्छी खासी जो है ये कह सकते हैं कि जैसे मिलेट्स हो गया, मिलेट की इन्होंने कही है कि पैदावार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे आम जो किसान है, ठीक है, कर्ज तो दे देंगे लेकिन 12% पे कर्ज मिलता है, एक साल के बाद 12% देना होता है। और ऐसे किसान जिनके खेतों में आग लग जाती है या सूखा ग्रसित हो जाता है, या आजकल जानवर इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन जो है अनाजों को, उन पार्टिकुलर जो है खेतों को खा लेते हैं, उसके बाद में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके बावजूद भी जो बैंक वाले होते हैं वो किसानों को परेशान करते हैं और जो कर्ज होता है वो और ज्यादा दुगना हो जाता है, जिसके बाद में किसानों को अंततः अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया किसान के लिए। और आगे बात करें पीएम, हाँ ये हो गया। शहरों के विकास के लिए इन्होंने कहा है कि शहरों के विकास के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। शहरों के विकास के लिए 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है।
यानी जो ऑलरेडी शहर हैं इनमें और ज्यादा जो है विकास किया जाएगा और शहर से इसको लंदन बनाया जाएगा, यानी ग्रामीण लोगों का कोई जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, यानी ग्रामीण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जहां पर पानी की असुविधा है, जहां पर स्कूलों की असुविधा है, जहां पर हॉस्पिटलिटी नहीं है बिल्कुल, वहां के क्षेत्रों के लिए कोई जो है बात नहीं की गई है निर्मला सीतारमण द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, यानी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो, कार्बन उत्सर्जन कम हो, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज्यादा ना हो, इसके लिए इन्होंने जो है 19,700 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 19,700 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करेंगे इस सेक्टर में, जिससे हाइड्रोजन की और ज्यादा जो है हाइड्रोजन के प्लांट लगाए जाए, लोग सौर सेल पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, ठीक है, पानी से बिजली ज्यादातर बनाए और जिससे जो है कार्बन उत्सर्जन कम हो और ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, इस पर इन्होंने 19,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की बात कही है। आगे अगर बात करें ई न्यायालय के लिए, ई न्यायालय के लिए 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की बात कही है। ई न्यायालय के लिए इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही है। ठीक है, आगे ई न्यायालय की अगर बात करें तो ई न्यायालय में जैसे अभी तक पेपर पे अधिकतर काम हो रहा है, जजेस जो हैं वो सब पेपर पे बैठ के, अब वो सुविधा जो है इलेक्ट्रॉनिक अपडेट होगा, यानी सब एक जो है एक पोर्टल बनेगा, उस पर सारी चीजें अपडेट होगी, जिससे केस स्टडी जो है आसानी से की जा सकेगी। ठीक है, आगे ले चलते हैं। पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना, जो पीएम प्रणाम योजना है इसके तहत राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलके जो है रासायनिक खादों का उपयोग कम करेंगे। यानी पीएम प्रणाम योजना का मतलब हो गया कि पृथ्वी को लेके जो है बात कही गई, यानी पृथ्वी में जो रासायनिक खादों का, आज फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हमारी जो जमीनें हैं वो अनफर्टाइल हो रही हैं और कह सकते हैं कि पानी में, ठीक है, पानी में बहुत ज्यादा जहर मिल रहा है, जिसको पीने से लोगों की आयु भी कम हो रही है और लोगों की बहुत सारी डिजीज हो रही। इससे जो है डिपेंडेंसी कम की जाएगी कि जो गोबर हो गया, गोबर के खाद का ज्यादा, गोवर्धन योजना के तहत गोबर के खादों का इस्तेमाल बढ़ेगा। ठीक है, जो नीम की पत्तियां होंगी, सड़ी गली जो जितनी पत्तियां होंगी उनको खेतों में डलवाया जाएगा। इसके लिए इन्होंने काम करना शुरू किया है। ठीक है, इसी के तहत यानी पीएम प्रणाम योजना, जो कि अर्थ से जो है नहीं पृथ्वी से रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करने की बात कही गई। ठीक है, अब चलो, अब आगे बात करेंगे जो समुद्र के किनारे जो मैंग्रोव हैं, मैंग्रोव मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं समुद्र किनारे लगे होते हैं, ठीक है, इनको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इनको बढ़ाने के लिए और एक योजना नाम दिया गया जिसको कहा गया मिस्टी। ठीक है, मिस्टी योजना के तहत समुद्र के किनारे मैंग्रोव वनों को बढ़ाया जाएगा, जिससे जो सैलानी आते हैं, जिससे जो टूरिस्ट आते हैं वो और ज्यादा आकर्षित हों और वहां का टेम्परेचर भी बैलेंस्ड हो। ठीक है, और जिससे वहां की सुंदरता बढ़े और टूरिस्ट आए, जिससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था उससे मजबूत हो। ठीक है, समुद्र किनारे मैंग्रोव, और ये मिस्टी योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे ले चलते हैं। आपको अगला पॉइंट है आपका रामसर जो क्षेत्र है, रामसर जो साइट्स हैं, ठीक है, रामसर जो क्षेत्र है उनमें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उसके लिए भी इन्होंने इन्वेस्ट करने की बात कही है। ठीक है, अभी जो रामसर साइट्स है वो 75 हो चुकी हैं, 75 हो चुकी हैं प्रेजेंट टाइम में जो रामसर साइट्स है। ठीक है, और कह सकते हैं
कि जो रामसर साइट्स होती हैं ये जो जैव विविधता है ना उसको बढ़ाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए रामसर साइट्स को जो है जोड़ा जाता है। अभी हमारे पास में 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा कि जो पुराने वाहन है जिनके पास में खचाड़ा गाड़ियां हैं, कबाड़ गाड़ियां हैं, पुराने वाहन है, इनको एक्सचेंज किया जाएगा, इनको बदलवाने की बात कही गई है। यानी अब जो बहुत ज्यादा जो 25-30 साल से जिस वाहन का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें से धुआं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या धुआं नहीं भी हो रहा है तो उसको बदलने की बात कही गई है, यानी उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो उसके लिए जो है टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के लिए जो अधिकतम बचत सीमा है उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अब जो बुजुर्ग हैं जो अपने जीवन, आगे के जीवन के लिए जो है 30 लाख रुपए तक अपने बैंकों में रख सकते हैं बचत के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इतना हो गया। ठीक है, अब अगर टैक्सेशन सिस्टम की बात करें कि किस पे कितना ज्यादा जो है कर पड़ेगा, यानी जिसकी आमदनी 3 लाख रुपए तक होगी, 3 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं उसके लिए। 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक जिसकी सालाना इनकम होगी उसको जो है 5%, उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में 6 रुपए से लेके 9 लाख तक जिसकी जो है इनकम होगी उसको 10% देना होगा, 10% देना होगा। जिसकी 9 से लेके 12 लाख तक की आय रहेगी इसके बीच में उसको 15%, जिसकी 12 लाख से लेके वो 15 लाख तक के बीच में रहेगी उसको 20% देना होगा, यानी सालाना इनकम। और जिसकी 15 से अधिक होगी, यानी जिसकी 15 लाख से अधिक जिसकी आय होगी उसको 30% टैक्स देना होगा। ये टैक्सेशन सिस्टम समझ गए। यदि 3 लाख रुपए तक जिसकी इनकम होगी उसको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से ज्यादा, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15% और 12 से लेके 15 लाख तक जिसकी इनकम होगी एनुअल उसको जो है 20% टैक्स, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख के ऊपर जिनकी इनकम होगी उसको 30% जो है टैक्स देना होगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन चीजें महंगी हुई हैं। सोना महंगा हुआ है, चांदी महंगी हुई है, हीरा, यानी जो आपके जेवरात हैं ये महंगे हुए हैं। सस्ता जो हुआ है वो फोन हुआ है, एलईडी हुआ है, टीवी, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। ठीक है, बाकी कल के न्यूज़पेपर में आप सभी लोग देख लेंगे कि क्या क्या चीजें सस्ती और महंगी हुई हैं। अभी इस पे 14 दिनों तक लगभग समीक्षा चलेगी। इसके बाद में हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट करना पड़े, तो दूसरा वीडियो भी, वैसे अमेंडमेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वैसे अगर होगा तो मैं दूसरा वीडियो भी मैं लेके आ जाऊंगा। अभी ये जो हमारा वीडियो है इसको आप सभी लोग शेयर करते रहिए, और अगर मजा आया हो, चीजों को आपको लगा हो कि वैल्यूएबल है, रीजनेबल है, तो प्लीज इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।